हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारे साथ में है डॉक्टर अपूर्वा शर्मा मैम, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है। मैम को 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो आइए हम मैम से बात करते हैं। तो मैम, स्वागत है आपका हमारे अपना ओपीडी पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? ठीक, आप बताइए। बस मैम बढ़िया। मैम, आप फिजियोथेरेपिस्ट है, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है। आप फिजियोथेरेपी सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कीजिए। ओके, फिजियोथेरेपी इज समथिंग, फिजियो दैट इज मसल जो है जिसमें पेन आया है, उसका जो फिजियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं हिला है, कहीं ना कहीं वहां पर प्रॉब्लम आया है, इशू आया है, उसकी वजह से वो पेन आया एंड हमने एक थेरेपी दी, हमने एक प्रॉपर स्टेप्स करे ताकि उस मैकेनिज्म को जो हुआ है जिसकी वजह से पेन आ रहा है उसको हम लोग स्टॉप कर सके। उसकी वजह से हम ट्रीट करते हैं, ट्रीट के बाद में वो क्योर आता है। तो दीज आर द स्टेप्स। इस तरीके से हम एक मसल को वापस से एक नॉर्मल मोबिलिटी में लाते हैं एंड जब हम ये प्रॉपर स्टेप्स करते हैं पेन खुद चला जाता है। दिस इज फिजियोथेरेपी। ओके। और फिजियोथेरेपी, जैसे कि अपने इंडिया में मतलब पहले तो फिजियोथेरेपी का क्रेज था ही नहीं, जानते ही नहीं थे लोग फिजियोथेरेपी होती क्या है। अभी धीरे धीरे थोड़ा क्रेज बढ़ने लगा है फिजियो का, और लोग जा रहे हैं फिजियोथेरेपी सेंटर्स। आप देख रहे हैं कि जयपुर में ही कितने सारे फिजियोथेरेपी सेंटर्स हो गए हैं। तो उसी हिसाब से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिजियोथेरेपी का फ्यूचर आप कैसे देख रही हैं इंडिया में? फिजियोथेरेपी का फ्यूचर अगर हम देखें तो ब्राइट है डेफिनेटली, क्योंकि आज अगर हम लोग देखते हैं तो लोग अब ये जैसे हम मेडिकेशन इन सब से हटके अब वो कुछ नया करना चाह रहे हैं। वो लोग कुछ ऐसा जिससे कि वैसे मैकेनिज्म डिस्ट्रॉय ना हो, फिजिकली वो खुद से किस तरीके से हम बेनिफिट कर सकते हैं थ्रू एक्सरसाइजेस, क्योंकि उसमें कोई हार्म नहीं है, देयर इज नो साइड इफेक्ट। जैसे हम अब मेडिकेशन लेते हैं तो उसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बट हम जब फिजियोथेरेपी के थ्रू करते हैं तो ये चीज नहीं होती। हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर करें तो आई थिंक हर एक फिजियोथेरेपिस्ट अगर अच्छे प्रोटोकॉल्स के साथ में चले तो वो अपना फ्यूचर जरूर गाइड कर सकता है, और वो बहुत तरीके से अपना कोई ऐसा स्टोरी वो पेशेंट को बताकर उनको भी हील कर सकता है। और मैम, आपको 6 साल का जैसे एक्सपीरियंस आप बता रहे हो चुका है, आप फिलहाल क्यूरमेल हॉस्पिटल में आप अभी है आपका डिपार्टमेंट जैसे फिजियोथेरेपिस्ट। तो मैं आपसे ही पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हॉस्पिटल में या फिर आप पर्सनली आपका किसी से कोई ऐसा पेशेंट जो मतलब आपको याद हो और आपसे इमोशनली अटैच हो गए हो? टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑलमोस्ट सारे ही मतलब सारे पेशेंट से मैं इमोशनली कनेक्टेड हो जाती हूँ, क्योंकि हम लोग बेसिकली प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को देखते हैं ज्यादा। अगर लैंडस्केप में देखा जाए तो मिनिमम हम उनको थेरेपी देंगे 1 मंथ का, 2 मंथ का, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो हम धीरे धीरे जब करते हैं पेशेंट्स को, हमने स्टेप बाय स्टेप देखा है कि अब वो ठीक हो रहे हैं, तो वो एक बहुत इमोशनल चीज होती है कि पहले वो इंसान उठ भी नहीं पा रहा था, नाउ ही इज टेकिंग स्टेप्स, वो आगे बढ़ रही हैं, और वो जो चीज सोचते थे बेड पर या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारे थ्रू कहीं ना कहीं हमारे ऑब्जर्वेशन से एंड मेरे जूनियर्स है, मैं उनको भी लेके जाती हूँ, तो उनके थ्रू वो वापस से एक रेगुलर एबीएल्स कर पाते हैं। तो हर एक पेशेंट हमारे लिए इमोशनली कनेक्टेड हो जाता है। और कोई ऐसा स्पेशल केस जो आप कभी नहीं भूल सकते, आपको याद मतलब आप उसको हमेशा आपके माइंड में वो केस रहता है? मेरे इंटर्नशिप का टाइम था एंड उस टाइम पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था कि आईसीयू के पेशेंट्स देख लेते हैं। तब एक पेशेंट की कार्डियो की तो पोस्ट ऑपरेटिव केस था, मुझे हैंडओवर हुआ एंड उस टाइम पे हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर उज्जवल रॉय थे, इज पोस्ट मतलब एम से रिटायर्ड कार्डियो सर्जन है। तो उन्होंने मुझे बोला कि पूर्वा दिस इज द केस एंड इसका ऑक्सीजन लेवल एंड ये सारी चीजें थोड़ी सी मतलब सेटल्ड नहीं है, तो आप थेरेपी के थ्रू क्या कर सकते हैं। तो वो एक ऐसा फर्स्ट केस था जो मैंने ऐसा था कि हाँ ये इंसान अगर जिएगा तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे मेरा छोटा सा एक हाथ रहेगा। तो
वो एक बहुत अच्छा केस था। हमने उनको, जैसे होता था कि आपको 2 सेशंस लेने हैं, तो हम लोग 3 कभी 4 सेशंस लेते थे एंड उनका 10 डेज में वो रिकवरी हुई एकदम ठीक तरीके से। वो ठीक होके अपने स्टिचेस ओपन करवा के गए थे। वो एक बहुत ही जॉयफुल मोमेंट था। यादगार बन गया यहाँ आपके से स्टार्ट हुआ था एक्चुअली कि ना फिजियोथेरेपी है हमारे लिए, क्योंकि इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पाथ। लिए। यहाँ से आपको फिजियोथेरेपी पे प्राउड होने लग गया। जी मैम हम भी जैसे कि मैं भी कई बार टेबल पे बैठी रहती हूँ काफी लंबे टाइम तक, अगर मैं बैठ गई हूँ तो मेरे शोल्डर में पेन स्टार्ट हो जाता है, लोअर बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, तो बेसिकली आज अगर हम देखा जाए तो हर एक पर्सन का डेस्क वर्क भी होता है। अब अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा जिमिंग एक्सरसाइज में नहीं है, तो धीरे धीरे वो स्टिफनेस एक आने लगती है पेशेंट्स के अंदर, एंड वो स्टिफनेस एक्चुअली उनका पोस्चर इम्बैलेंस करती है, और वो जो पोस्चर इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से वो पेन आता है। तो मैं ये बोलूंगी कि पेन जो होता है इट्स अ साइन। अगर आप उस चीज को अगर ध्यान नहीं देंगे, आप उसे बढ़ाते जाएंगे, आपको लगेगा ठीक है नॉर्मल है, पेन किलर ले लिया हमने, हमने मसल रिलैक्सेंट्स ले लिए। ज्यादातर पेशेंट्स हमारे यही करते हैं इनिशियली, पर जब 2-3 साल हो जाता है या फिर 6 महीने के लूप में पेन बहुत इंक्रीज हो गया, तब उनको लगता है कि यार दिस इज समथिंग जो कि मुझे अब एडीएल्स नॉर्मल चलने फिरने में भी दिक्कत दे रहा है, तो हॉस्पिटल जाने पड़ेगी। तब तक कहीं ना कहीं वो चीज बहुत बढ़ जाती है। तो मेरा ये कहना रहेगा कि पोस्चर को ध्यान रखिए नंबर 1, एंड दूसरा अगर पेन आ रहा है तो उसको ठीक तरीके से इनिशियल स्टेजेस में ही क्योर करवा देना चाहिए। अब वेज अलग अलग होते हैं, कोई कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास में, उनकी फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स के पास आते हैं। तो इट्स अ वे जिसके पास भी बस ये है कि इंफॉर्मेशन करेक्ट जाना चाहिए क्योर पे ध्यान देना। और मैम मैं जैसे कि अभी आपने बताया कि पेन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो लोग ना काफी टाइम लगा देते हैं, डॉक्टर्स के पास पहुंचने में भी काफी टाइम लगा देते हैं, तो इस पे आपकी क्या राय होगी कि वो पेशेंट्स पहले ही डॉक्टर के पास क्यों नहीं चले जाते जब उनकी हल्का से स्टार्ट होता है? इट्स ये आप बोल सकते हैं ये एक बहुत ही नॉर्मल सबका रहता है कि अपने अपने लाइफ से वो एक टाइम निकालना खुद के लिए कि यार ये कुछ पेन मेरा स्टार्ट हुआ है एंड मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इतना वो टाइम जो होता है हाफ एन आवर 1 आवर 2 आवर जितना भी जाने आने सब में, वो टाइम ही कोई नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि इट्स सच अ बिजी लाइफ नाउअडेज कि सब लोग सोचते हैं कि ठीक है बेसिक जो मेरा मेन काम है वो आ जाए, उसके बाद मैं रेस्ट करूंगा करके सोचते हैं कि ये एक और मिथ है कि रेस्ट कर लेते हैं तो पेन ठीक हो जाएगा। ये गलत नहीं है। जब हम लोग रेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं आप उसे ठीक कर रहे हो, क्योंकि उसमें हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है, बट इट इज नॉट द क्योर। ऐसा नहीं है कि वो पेन अगर आपने रेस्ट कर लिया पेन ठीक हो गया तो वो सेटल हो चुका है, नहीं, वो वापस ही जनरेट होगा जब आप कुछ अलग काम करेंगे। तो ये एक चीज होती है। नहीं, आज मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जिनके साथ मैं रहती हूँ ऑन एंड ऑफ, दे कॉल मी। अब ऐसा हो चुका है कि उनको कोई भी छोटा इशू भी आता है तो विल कॉल एंड आस्क कि मैम क्या करना है। तो इनिशियली अगर वो चाहे कि अभी मनी फैक्टर भी होता है, तो अगर उनको तो एक छोटा सा उनको एक आप बता सकते हैं कुछ अच्छा, they keep that in their mind and चीजें सेटल हो सकती है। मैम जैसे कि अपनी ना इंडियन लोगों की सोच ही होती है कि फिजियोथेरेपी ना लग्जरी लोगों के लिए है, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, और फिजियोथेरेपिस्ट के पास तो वो जाएंगे जिसके पास बहुत पैसा है, तो इस सोच पे आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? नहीं, अब ऐसा नहीं है। कोविड से पहले आप ये चीज सोच सकते थे, हो सकता था कि ये मिथ हो उस टाइम पे, बट आफ्टर कोविड जैसे हम लोग जब आईसीयूज में इन्वॉल्व होने लग गए उसके बाद में अब आप देखेंगे तो गो टू पेशेंट जो होते हैं, जैसे मेरे पेशेंट्स हैं वो एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हाई स्टैंडर्ड पेशेंट्स सब है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आज
कल बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी हैं जो कि रिकमेंड करते हैं, हाँ। और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स बोलते हैं, एक अच्छा डॉक्टर बोल रहा है तो उनको समझ में भी आता है कि हाँ वी शुड एक्चुअली कंसल्ट। बहुत सारे पेशेंट्स आज ये भी मिलते हैं जो बोलते हैं मैम मैं तो पेन किलर नहीं ले रहा हूँ, आप तो कुछ बताइए ताकि आराम मिल सके। आजकल बहुत तरीके की इवॉल्व हो रहा है, माइंड सेटअप चेंज हो रहा है पेशेंट्स का, तो ऐसा नहीं बोल सकते। पर हाँ बहुत से जने हैं जिनके लिए इट्स बिट एक्सपेंसिव, तो उनके लिए हम लोग हॉस्पिटल सेटअप है हमारा, अगर उसमें रीजनेबल रेट्स पे वो आकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। हम लोग सब हम कैंप्स वगैरह भी करते हैं, तो प्रमोशनल भी हो जाता है एंड साथ साथ में उनको टिप्स भी मिल जाते हैं कैसे वो बेटर कर सकते हैं। ओके, और मैम जैसे कि लोग क्या करते हैं कई बार ऐसे वीडियो वगैरह देख के एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ये हो जाता है कि कौन फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएगा, वो भी यही एक्सरसाइज करवाएंगे और मैं वीडियो देख के एक्सरसाइज कर लेता हूँ, लेकिन वो क्या करेंगे उसको भी गलत तरीके से, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट तो जैसे आप लोग जो होते हैं तो आप लोग उसको एक तरीके से करवाते हैं, इतनी डिग्री पे पैर मोड़ना है, इतनी डिग्री पे पैर को सीधा रखना है, इतना ही करना है, और वो उनको नहीं पता होता, और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो गलत तरीके से करने से अपने पेन को और भी बढ़ा लेते हैं जी। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपको आज नॉलेज हर जगह से मिल रहा है, यूट्यूब से, वेरी बिग प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम अनदर, फेसबुक, मतलब हर जगह पर फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह। बट आपका क्या केस है, आपका कौन सा मसल टेंडर है, उस तरीके से आप जब मतलब ऑफलाइन जब आप उस थेरेपिस्ट के पास होंगे, वो अगर आपको असेस करेंगे करेक्टली, और फिर वो जो आपको ट्रीटमेंट बताएंगे कितनी टाइम करना है, क्या रेपिटेशंस हैं, तो उसका इफेक्ट अलग रहता है। अगर मसल में इन्फ्लेमेशन हो रखा है एंड उसमें आपने हॉट पैक कर लिया, रेंज जा ही नहीं रहा, तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन और इनहेंस करेगा, क्योंकि इट्स अ मिथ। बहुत जने बोलते हैं कि इन्फ्लेमेशन आ रखा है आप गरम से कर लो तो स्पास्टिसिटी जो होगी वो चीज ठीक हो जाएगी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मूवमेंट नहीं आ रहा है तो आपको आइसिंग करनी है ताकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाए, तो उससे पेन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती है जो कि एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बता सकता है। तो आई वुड प्रेफर कि आपको कोई भी इशू आया है तो यूट्यूब इन सब चीजों को छोड़कर सबसे पहले जाके कंसल्ट कीजिए, है ना, वो आपको आपके लिए जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होगा वो गाइड करेगा, क्योंकि यूट्यूब इन सब चीजों में चीजें जनरलाइज्ड आती है। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे घर में जो औरतें होती हैं, हाउस मेकर्स जो होती हैं, बाहर रह के काम नहीं करती, जो घर में ही काम कर रही है, उनका ऐसा होता है सारा दिन हम झाड़ू कर रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, तो हमारा तो फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, हमें ना तो फिजियोथेरेपी की नीड है ना एक्सरसाइज की नीड है, तो उन औरतों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग लॉन्ग स्टैंडिंग पे रहते हैं, दैट इज हम लोग खड़े हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल्स है जो कि ज्यादा काम कर रहे हैं, पर कुछ सेट ऑफ मसल्स ऐसे होते हैं हमारे बॉडी में जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं खड़ी हूँ और मेरा पूरा बॉडी तो काम कर रहा है, इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि कुछ मसल्स होते हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं, और जो नहीं करेंगे वो नहीं करते करते वो वीक हो जाते हैं काम करने की, और जो मसल्स ज्यादा काम कर रहे हैं और लॉन्ग स्टैंडिंग में खड़े रहकर उन्होंने कोई एक्टिविटी कोई दूसरी करी नहीं है, वो वॉक पे भी नहीं जा रही क्योंकि उनके पास कोई टाइम नहीं है। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे हाउस होल्ड लेडीज ज्यादातर ऐसी होते हैं, या तो वो किचन में रहेंगे या फिर वो अपने बेड पे रहते हैं आराम से, टीवीज वगैरह देखते हैं सब लोग, आलती पालती मार के बैठने का एक वो है हमारे इंडियन में ट्रेडिशन में रहता है कि पूजा करेंगे बैठकर फोल्ड करके, बट ये सब चीजें ठीक नहीं होती है। तो जो मसल्स ज्यादा काम कर रहे हैं उनमें वो टाइटनेस आने लगता है। जब एक तरफ टाइट हो रहा है मसल, एक तरफ वीक हो रहा है, वो पोस्चर को बिगाड़ेगा, चाहे वो सर्वाइकल से स्टार्ट हो चाहे वो एंकल से स्टार्ट हो। एक पूरा हमारा क्रॉस सेक्शन होता है, अगर एंकल खराब होगा तो कहीं ना कहीं आपका नी भी हिंडर करेगा तो आपका लोअर बैक भी करेगा, लोअर बैक पकड़ा तो पूरा
सर्वाइकल तक। तो इट्स अ चेन, आप एक चीज को छोड़ेंगे चीजें विल एनहांस। इसीलिए अगर एंकल पे ही आपने जाकर एक थेरेपिस्ट को दिखा दिया कि मेरा ऐसा ऐसा पेन आ रहा है, सेटल हो जाएगा वो चीज, नहीं तो धीरे धीरे वो बॉडी में आने लगता है। तो इट्स अ मिथ, और हर एक इंसान को आज एक्सरसाइज करनी चाहिए, करनी बहुत जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन एनहांस होता है, एक अलग बूस्ट अप रहता है। तो ये होता है कि इट्स अ चेन, है ना, ये पूरा चेन होता है। अगर एंकल से अगर किसी का स्टार्ट हुआ है एंकल पेन, बहुत से वुमन होते हैं जिनके पीछे की तरफ जो एड़ी है वहां पर पेन आने लग जाता है, बट उनको लगता है कि ठीक है हो जाएगा ठीक, इट्स नॉट एन इशू। बट ग्रेजुअली क्या होता है कि उस पेन को सबसाइड करते करते वो अपना पोस्चर ही बिगाड़ने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल राइट लेग में आपका पेन होना स्टार्ट हुआ है, तो वो लेफ्ट साइड के लेग को वो ज्यादा यूज करने लग जाता है, शिफ्टिंग होने लग जाएगी, चेन बिगड़ जाता है और पोस्चर बिगड़ जाएगा। तो अगर आप इनिशियली ही एक थेरेपिस्ट के पास चले जाएंगे, एक अच्छे जो भी आपको गाइड करे उनके पास चले जाएंगे, तो वो चीज बहुत करेक्ट हो जाएगी, नीचे से नीचे ही वो चीज ट्रीट हो जाएगा, आपको एक बेटर नॉलेज मिल जाएगा एंड एजुकेट रहेंगे, तो आप और भी लेडीज को बता पाएंगे, एक्सपीरियंस अपना शेयर कर पाएंगे उनके साथ में। और मैम जैसे कि ये प्रेगनेंसी वगैरह में तो ये होता है कि इग्नोर ही कर देते हैं, एक्सरसाइज भी इग्नोर कर देते हैं, और फिजियोथेरेपी का तो कोई मतलब ही नहीं होता प्रेग्नेंट मतलब जो होती है। तो मैं उनके लिए आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी में भी फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस होती है? यस, कोर स्ट्रेंथनिंग एक ऐसा पार्ट है फिजियोथेरेपी का जो कि अभी भी इवॉल्व हो रहा है। एंड आप देखेंगे कि आजकल अगर कोई एजुकेटेड पेशेंट है, एजुकेटेड लेडी है, तो वो ज्यादातर वर्किंग होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं ऑफिस एंड डेली मतलब टिल 4-5 ट्राइमेस्टर्स तक तो वो लोग बाहर आना जाना सकते, उसके बाद में चीजें खुद ही होने लग जाता है हम की वजह से। तो कोर स्ट्रेंथनिंग अगर रहती है, कोर स्ट्रेंथनिंग इज बेसिकली इंटीरियर पार्ट, अगर इसमें स्ट्रेंथ रहेगा तो आपका लोअर बैक भी सेटल रहता है। तो आप अगर कोर स्ट्रेंथनिंग करते हैं, बहुत से लेडीज, क्योंकि मैं ये चीज इसलिए बता रही हूँ, ये जो प्रेग्नेंट लेडीज होता है, चाहे वो बिफोर हो चाहे आफ्टर हो, उनका लोअर बैक पेन जरूर होता ही है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब उन्होंने पुश पुल किया, पूरा एक लूप से गए वो 9 मंथ्स के, उसकी वजह से अब कोर वीक हो चुका है। कोर वीक होगा तो कहीं ना कहीं वो लोअर बैक को भी इंटेंज करेगा, इसकी वजह से वो लोअर बैक पेन को कॉज करता है। तो अगर आप करते रहेंगे, एक्टिविटी करते रहेंगे, एक्सरसाइजेस करती रहेंगी, कितना टाइम 20-30 मिनट्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं लगता, तो 20-30 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करना है, ये ठीक रहेगा, पीछे का भी ठीक रहेगा, आप चलते फिरते रहेंगे, और बहुत ही हेल्दी बेबी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आज आप देखेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये सारी चीजें कितनी ज्यादा हो जाती है मोस्टली। हाँ, मतलब ये होता है कि हर 80-90% में भी होता है ऑक्सीजन की कमी हो गई है, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, ये सब होता है पहले। तो कहीं ना कहीं मसल्स बहुत ज्यादा इस चीज में वो करते हैं, दे आर इन्वॉल्वड। यस। और मैम मैं आपसे, जैसे अभी आपने बताया कि वो बैक पेन, लोअर बैक पेन मतलब जो उनको स्टार्ट होता है तो वो इस वजह से भी होता है, लेकिन एक मिथ भी है लोगों के माइंड में, ये है कि एनेस्थीसिया जो होता है ना, अगर किसी सिजेरियन है, सी सेक्शन है, डिलीवरी, और एनेस्थीसिया की वजह से उनके बैक पेन होता है, अदरवाइज तो होता ही नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये ठीक बात है, पर अगर आप उसको भी ठीक करना चाहेंगे, मसल स्पाज्म हो जाता है, मसल स्पाज्म को अगर आप करेक्ट तरीके से, गाइडेड तरीके से उसे आप ठीक करेंगे, इनिशियली अगर आपको आगे की तरफ झुकने में, पीछे की तरफ मुड़ने में, दैट इज अगर हम टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज में बात करें, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द हिप, इसमें अगर आपको पेन आता है तो आपको आइस पैक करना चाहिए। जहां पर मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, मूवमेंट पे पेन आ रहा है, वहां पर इनिशियल स्टेज पे आपको आइस पैक करना चाहिए। बट अगर ऐसा है कि मूवमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको हेवीनेस है और इन्फ्लेम हो रहा है, आपको बाद में
लाइक आफ्टर 1 वीक 2 वीक के बाद में आपको हॉट पैक स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आइस पैक यूज करेंगे तो उससे सर्कुलेशन हिंडर करेगा, क्योंकि आइस पैक्स कहीं ना कहीं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पेन विल इंक्रीज। तो फॉर लॉन्ग टर्म्स आपको हॉट पैक्स की भी जरूरत पड़ेगी, बट इनिशियल स्टेज में आई वुड सजेस्ट कि आइसिंग इज नेसेसरी। मैम कई स्पोर्ट्स में जैसे कि बच्चे होते हैं या फिर कई स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जिनकी इंजरीज हो जाती है, किसी का एंकल ट्विस्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि सेम टाइम में वो लोग वहाँ पे गर्म पट्टी आती है उसको अपने बांधा उसके, और फिर बाद में दोबारा से उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना काम कि गर्म पट्टी बांध दिए तो हो जाएगा सब ठीक। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एक मसल है जिसमें कहीं ना कहीं अंदर इंजरी आई है ना, और आपने उसको बस कहीं ना कहीं बांधकर आपने सोचा कि चल जाए मेरा काम। उसने कहीं ना कहीं गर्म पट्टी हम क्यों बांधते, ताकि उधर उस टाइम पर वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, ब्लड सप्लाई ना जाए, क्योंकि ब्लड सप्लाई जाएगा ऑक्सीजन बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं पेन बढ़ता है ना, इसलिए उसको हम लोग बंद कर देते हैं। बट ये चीज नहीं करनी चाहिए। आई वुड सजेस्ट अगर किसी का भी एंकल ट्विस्ट हुआ है, इनिशियली सबसे पहले आपको आइस पैक ढूंढना चाहिए। आइस पैक्स हर जगह अवेलेबल है, जाकर सबसे पहले आइस पैक कीजिए। उसके बाद में एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, वो चीज आपको क्लियर कट, क्योंकि इन्फ्लेमेशन भी होता है, आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बहुत जने होते हैं जो बोलते हैं कि ना कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा हो गया तो तुम भी पेन किलर ले लो एंड सेटल हो जाएगा, ये भी एक गलत चीज है। एंड इन्फ्लेमेशन अगर मैं बताऊं तो इट इज समथिंग, एक बॉडी का ही मैकेनिज्म है कि वो किस तरीके से खुद से हील कर सकता है। बॉडी के भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, उस मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी खुद को हील करता है। आपने अगर वो ड्रग दे दिया तो कहीं ना कहीं आपने उस नॉर्मल मैकेनिज्म को रोक दिया। तो आई वुड सजेस्ट कि कभी भी ये चीज नहीं करनी चाहिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। इट्स बेसिकली आजकल चल रहा है पीस एंड लव, ये एक पूरा प्रोटोकॉल है, इसके थ्रू ये 2019 में ही हमारा एक लॉ आया था, इसके थ्रू हम लोग थेरेपी करते हैं। तो उसमें एक आता है एलिवेशन, एजुकेशन, है ना, अगर आप उसको हम लोग अगर आगे कवर करें तो सबसे पहला आता है कि आपको आइसिंग करनी है, दूसरा आपको अगर एलिवेशन रखना है तो आप एलिवेटेड रखिए, प्रॉपर तरीके से अगर करेंगे। सोचते हैं लोग कि ना ठीक है 2 दिन रेस्ट कर लेंगे उसके बाद में वापस चलने लग जाएंगे, नहीं, हीलिंग टेक्स टाइम। उसको अगर ठीक तरीके से रखेंगे, उसमें ही अगर आपने वापस से लोड कर दिया, बॉडी का पूरा लोड हमारे एंकल पे ही तो आ रहा है, उसको ही आपने अगर टाइम नहीं दिया ठीक होने का तो इट विल इनहेंस, और वो धीरे धीरे एक मसल से हो सकता है वो दूसरे मसल को इन्वॉल्व कर ले। उससे क्या होता है, ज्यादातर टीयर्स हो जाते हैं हमारे लिगामेंट्स में। एक बार अगर लिगामेंट टीयर हो जाता है, इट टेक्स हेल अमाउंट ऑफ मंथ्स, अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 months ठीक होने में लगता है। एंड आज के जमाने में nobody has such a time कि वो इतना टाइम तो कोई वेट नहीं करेगा जी। तो इनिशियली ही अगर आप कर लें तो वो चीज बेटर रहेगी। और मैम जैसे कि आपके भी काफी पेशेंट्स होंगे, तो कई ऐसे होते हैं जैसे भी आपने बताया कि इसको 6 to 8 months का टाइम लगता है और फिर भी वो मतलब नहीं कर पाते, 6 to 8 months कोई नहीं डिपार्चर पाते हैं। तो आपके मतलब कितने % ऐसे पेशेंट्स होंगे जो जिन्होंने आपसे पूरा 100% ट्रीटमेंट लिया हो? 60-40 का रेशियो आप मान सकते हो। अगर मैं विजिट्स में अगर जाएं तो विजिट्स में तो क्या हो जाता है कि पेशेंट्स को समझ में आ जाता है कि हाँ शी हैज द नॉलेज। एंड एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है जब भी हम एक पेशेंट को देखते हैं, दिस इज टू ऑल माय डियर फिजियोथेरेपिस्ट हु आर वर्किंग, चाहे कितना भी आपका सीवियर पेशेंट हो, पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उस पेशेंट को ये चीज फील ना हो कि उनका केस बड़ा है। उनके सामने हमेशा आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत चीजें होती है जो स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ाती है। पेशेंट्स अगर स्ट्रेस में रहेगा उनका पेन बढ़ेगा, चाहे आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अपना 100% दे रहे हो,
बट अगर दे विल बी स्ट्रेस्ड, अगर उनको लगेगा कि मेरा ट्रीटमेंट ठीक नहीं चल रहा, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है, मैं कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, इट विल इनहैंस द रिकवरी टाइम बढ़ जाता है। बट अगर आप पॉजिटिविटी के साथ में रहते हैं, आप पेशेंट को बोलते हैं आप ठीक हो रहे हो, यू हैव टू बी इन दैट वाइब। अगर पेशेंट उसी वाइब में आपके साथ रहेगा, आप 2 महीने की चीज को भी 1 महीने में, 20 दिन में कवर कर सकते हैं। जस्ट आप एनवायरनमेंट को किस तरीके से सेटल करना है। मैम आजकल क्या है कि स्पोर्ट्स पर्सन जो है, एक ट्रेंड चल रहा है काइनेशियो टेपिंग, तो वो कितना सिक्योर है, मतलब वो जो यूज करते हैं, अगर उनके कोई इशू हो रहा है तो वो टेपिंग कर लेते हैं और फिर उसके बाद में उनको लगता है कि बस हम सब सेटल्ड है, तो वो कितना सेफ है, कितना सिक्योर है? ओके, काइनेशियो टेपिंग देखिए हम 2-3 तरीके से यूज करते हैं। अगर फील्ड्स में हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो हम लोग फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट उस टाइम के लिए, अगर उस स्पोर्ट्स पर्सन को फील्ड पे रहना जरूरी है और उसको पेन फ्री करना है, या फिर वो पेन अगर उसका 10 आउट ऑफ 10 है, एक पेन का पूरा स्केल आता है, तो उस स्केल में की रेटिंग के हिसाब से इफ अ पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन, उसका जो सडन एकदम से क्लिक हुआ, कोई पेन हुआ, कोई ट्विस्टिंग हुई, कुछ भी हुआ, तो उसको सेटल करने के लिए बेसिकली हम लोग उस मसल्स को बंद कर देते हैं। उस टाइम पे उसको इनस्टेबल, तो बेसिकली अगर हम लोग फील्ड्स में काइनेशियो टेपिंग यूज करते हैं तो वो होता है उस टाइम पे उस मसल का मूवमेंट हम लोगों ने रोक दिया, ठीक है। उससे क्या होगा कि दूसरे मसल्स जो एक्टिवेटेड हैं ऑलरेडी वो अपना वर्क करेंगे, बट उस स्पेसिफिक मसल जिसमें डैमेज हुआ, जिसमें इंजरी हुई है, उस चीज को अपन ने ब्लॉक कर दिया। तो पेशेंट को उस टाइम पे, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको पेन कम फील हो जाएगा। वो जो 10 आउट ऑफ 10 वाला था जहां पर मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड थी, वो कम होकर इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4 and 5, जिसमें एटलीस्ट वो एक्टिव रह सकता है अपने फील्ड में। तो तब वो एक काइनेशियो टेपिंग होता है। एक होता है जो कि फॉर एग्जांपल एक डिसलोकेशन का केस आया, तो पेशेंट सबसे पहले एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया, उन्होंने बोला कि प्रॉपर नहीं है बट सबलक्सेशन हुआ है, थोड़ा सा आपका 19-20 आपका जो हेड है वो बाहर आया है, तो उसके लिए उन्होंने फॉर एग्जांपल एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास में रिकमेंड करा। तो हम क्या करते हैं कि हम मसल्स को तो कहीं ना कहीं सेटल कर ही रहे हैं, हम स्ट्रेंथ कर रहे हैं, पेन मैनेज कर रहे हैं, बट साथ साथ में हम लोग उसको पैक कर देते हैं ताकि जो मसल्स वीक है ऑलरेडी, क्योंकि दे आर डैमेज्ड, है ना, तो उसकी एक्टिविटी को टेप करता है, उसको फिक्स पोजीशन पे रखेगा। हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप स्लिंग लगा के रख सकते हैं। ऑर्थोसिस बहुत सारे तरीके के आते हैं, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। वो क्यों होते हैं? टू गिव द स्टेबिलिटी। अपन वो चीज यूज करते हैं, मूवमेंट थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो मसल को उतना टाइम मिल पाता है हील होने। एंड साथ में आइसिंग रखिए अपना प्रॉपर, एफ्यूराज लेते रहेंगे तो वो चीजें सेटल हो जाती है। तो काइनेशियो टेपिंग ये चीजें काम। तो मैम जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि काइनेशियो टेपिंग के बारे में और आपने बताया, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि वो सेम टाइम पे जब इंजरी के टाइम पे वो यूज करते हैं उसको टेपिंग को, तो वो यूज करना सही है उनका? हाँ, इट इज सीन कि स्पोर्ट्स पर्सन को उससे बहुत बेनिफिट रहता है। उस इंस्टेंट अगर अपन को कुछ करना है तो अपन उसको जरूर यूज कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म हर चीज को यूज करना इट्स नॉट करेक्ट। तो अगर आप उसी के साथ में रहने लग गए कि ठीक है जब भी पेन हो रहा है, या फिर आपने जब बार बार आप किसी पास में जाकर टेपिंग करवा लेंगे, इट इज नॉट करेक्ट, बट एट दैट पॉइंट फेयर इनफ यू कैन यूज। मैम बीच में आपने एक टर्म यूज की थी पीस एंड लव, तो उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है, आप उसको समझेंगे? तो अपन क्रैक करते हैं पीस एंड लव को। फर्स्ट पीस के बारे में समझते हैं। PEACE, that is peace for protection, then E for elevation, A for anti-inflammatory drugs, C is for compression and E is for education. Okay, तो first protection, इंजरी हुई, अब कोई दूसरे मसल्स उसमें और इन्फ्लेम ना हो जाए, उस टाइम पे उस जॉइंट को रेस्ट्रिक्शन
मिलना चाहिए ताकि इंजरी और मेजर ना हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या करा, उस पॉइंट ऑफ टाइम में उन मसल को रोक दिया। उसमें हम लोग काफी तरीके की चीजें यूज कर सकते हैं, बैंडेजेस, टेपिंग्स, ये सारी चीजें यूज हो जाती है। देन आता है हमारा ई इज फॉर एलिवेशन। हार्ट के रेंज से ऊपर अगर हम कभी भी अपने लिम्ब को रखते हैं तो इट इंक्रीजेस, इट एनहांसेस द सर्कुलेशन। तो बोला जाता है स्वेलिंग भी रिड्यूस होती है, एडिमा एंड स्वेलिंग अगेन बहुत ही एक छोटा सा डिफरेंशिएशन होता है दोनों में। अगर एडिमा है तो एडिमा इज स्वेलिंग प्लस अ लिक्विड अक्यूमुलेशन इनसाइड द एपिथेलियल टिश्यू। तो जब हम लोग एलिवेटेड रखते हैं तो सिर्फ स्वेलिंग आती है, वो होती है इन्फ्लेमेशन जिस टाइम पे उधर लड़ाई चल रही है क्योंकि बॉडी खुद से हील हो रहा है। तो इट्स अ पॉजिटिव साइन, इन्फ्लेमेशन होना चाहिए, मैं ये बोलूंगी। और वो और आगे ना बढ़े, वो बढ़े ना, अगर वो बढ़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिमा, मतलब उसमें कहीं ना कहीं वाटर एक्यूमुलेशन होता है। अगर एडिमा होने लगता है किसी भी पेशेंट को तो उसकी वजह से पेन इंक्रीज होने लगता है और एक तरफ से पेन दूसरी तरफ जाने लगता है पेन हमारा। तो एलिवेशन इज वेरी हेल्पफुल। देन थर्ड इज द एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, हमने अभी बात करी थी। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स अगर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना नॉर्मल बॉडी रिदम, बॉडी जो मैकेनिज्म कर रहा है हील, वो रोकेगा। देन फोर्थ इज कंप्रेशन, दैट इज सी। कंप्रेशन में हम अगेन टाइनिशोटेपिंग हो गया, कंप्रेशन बैंड्स हो गए, ये चीजें यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस द पेन। देन लास्ट आता है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन इज द की। अगर हम पेशेंट को सही तरीके से गाइड करेंगे, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, उस चीज को बताएंगे, पेशेंट ध्यान रखेंगे, 110% आपको रिजल्ट जरूर है। एंड जरूरी नहीं है कि जैसे बुक में हमको ये बताया जाता है कि अगर लिगामेंट टियर है तो आपको अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 मंथ्स लगते हैं। अगर सिर्फ मसल इम्पिंज हो रखा है या फिर नर्व में स्वेलिंग, सुन्नपन, एक झंझनाहट, ऐसे भी केसेस आते हैं हमारे पास में। तो अगर हम एजुकेट ठीक से करें, पेशेंट को पता हो क्या मूवमेंट्स करने हैं क्या नहीं करने, तो वो चीजें हम लोग ठीक कर सकते हैं विद अ वेरी लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम। तो उसे हम भी उनको बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, पेशेंट जल्दी ठीक होगा और एक्सपेंसेस भी पेशेंट को ऐसा नहीं लगेगा कि जा रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा। तो एजुकेशन इज द मस्ट। एंड देन कमिंग टू द लव, दैट इज द सेकंड थिंग। लव इज फॉर L, that is load. Then O is for optimism. Then V is for vascularization and E is for exercise. अब ये 4 चीजें होती है जो पेशेंट को करना है। तो लोड के बारे में, अब फॉर एग्जांपल अगेन हम लोग आते हैं कि आपके एंकल ट्विस्ट हो चुका है। अब पेशेंट को उन्होंने सब कुछ ध्यान रखा, जो ऊपर हमने अभी गाइडलाइंस दिए, उन्होंने हर चीज जैसे थेरेपिस्ट ने बोली वैसे करी। अब लोडिंग वापस कब देना है? हो सकता है पेशेंट को 2 दिन में ही इतना फायदा आ जाए, वो सोचेगा थर्ड डे में वापस से कूद लेता हूँ, जिसकी वजह से वो स्ट्रेन आया था, एंकल ट्विस्ट हुआ था, वो वापस से इनहांस हो जाएगा। तो पेशेंट को पता होना चाहिए कि सही लोडिंग अपने बॉडी वेट उसको किस टाइम पर चेक करना है, ये चीज भी थेरेपिस्ट ही बताता है। उसका भी एक टाइम होता है कि कब से कब तक आपको सिर्फ एक्सरसाइज पे रहना है, कब से कब तक आप अपने नॉर्मल एडीएल्स यूज कर सकते हो, कब से कब टाइम तक आपको किसी भी एक स्टेबलाइजर की जरूरत होगी, चाहे वो आप स्प्लिंग लगा रहे हो उससे या फिर आप क्रंच यूज कर रहे हो। काफी एज पेशेंट्स भी होते हैं, तो लोडिंग किस टाइम पर हम लोग कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकंड आता है O, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। मैंने जैसे आपसे कहा था कि आपको पेशेंट को हैप्पी रखना है, पेशेंट हैप्पी रहेगा रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो ऑप्टिमिस्टिक दैट अंकल यू आर गेटिंग फाइन, आप ठीक हो रहे हो, तो उनको भी जो अपने से आता है होप कि हाँ एग्जैक्टली एक होप रहता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पेन मैंने झेला है, मैंने एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं लिए और अब मैं ठीक हो जाऊंगा। वो जो एक सेंस आ जाता है ना, हमने आधी चीज क्रैक कर ली,
that optimization is very important. Then comes V, that is vascularization. आपने किस तरीके से अपने लिम्फ को रखा है ताकि उसमें ब्लड सप्लाई अच्छा हो पाए, है ना? तो वैस्कुलाइजेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है. ब्लड सप्लाई जितना ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन उतना ज्यादा रहेगा, पेन उतनी ही जल्दी कम होगा, क्योंकि हीलिंग बढ़ जाती है जब ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा रहता है. तो वैस्कुलाइजेशन अच्छा है. मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि पेशेंट्स बोलते हैं मैम मैं थक जाता हूँ, मैं थक जाती हूँ, मैं 1 साल हो चुका है इस पेन को लेकर, अब तो ऐसी हालत हो गई है पिछले 4-5 महीने से कि मैं मूव भी करता हूँ तो मैं हांफने लग जाता हूँ, क्योंकि आदत ही नहीं है. अब मेरा पेन तो सबसाइड हो गया है, बट मैं पहले जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जा चुका है. तो पेशेंट्स काफी बार हमको ये बोलते हैं कि मैं अब कैसे ठीक होऊंगा, है ना? तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि जो पेन है उसको सबसे पहले आप सबसाइड करना चाहिए, उसके बाद में उनको छोटे छोटे एक्टिविटीज करना है. छोटी छोटी एक्टिविटीज जब वो करने लग जाते हैं तब क्या होता है कि एक बॉडी, एक हार्ट रिदम स्टार्ट होता है, हार्ट बीट स्टार्ट होता है, ब्लड सप्लाई उतनी ही ज्यादा बढ़ती है और वो चीजें वापस से नॉर्मल हो जाता है. लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, सारी चीजें बहुत ही नॉर्मली सेटल हो जाता है. वैस्कुलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद लास्ट आता है एक्सरसाइज. एक्सरसाइज कितने रेपिटेशन करना है, कितना टाइम करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कितनी बार आपको कंप्रेशन देना है, कितनी टाइम आपको आइसिंग करनी है, कितने टाइम बाद में आपको कॉन्टैक्ट करना है, वो एक पेशेंट को पता होना बहुत जरूरी है. क्या चीजें उस टाइम में रोकती है. फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर जैसे पोस्चर प्रॉब्लम्स होते हैं पेशेंट को, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको आगे की तरफ नहीं झुकना है, क्योंकि उनको ऑलरेडी पेन आ रहा है. वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बैक एक्सटेंसर मसल्स होते हैं, वी हैव 2 ग्रुप ऑफ मसल्स. एक होते हैं फ्लेक्सर्स जो आगे की तरफ होते हैं, एक होते हैं बैक मसल्स जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसर मसल्स. एक्सटेंसर मसल्स जब वीक होने लगते हैं, पोस्चर 99% उधर से ही स्टार्ट होता है. तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम लोग चाह रहे हैं कि हम एक्सटेंसर्स को पहले एक्टिवेट करें, उसमें जो पेन है उसको खत्म करें, उसको सेटल करें ताकि ब्लड सप्लाई ठीक से जाए. अब अगर पेशेंट उल्टा काम करेगा तो कहीं ना कहीं आप थेरेपी से ऑपोजिट जा रहे हैं. तो उनको पता होना चाहिए. वो कौन बताएगा? जो एजुकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो ही उनको बताएंगे, और ऐसे पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि हर एक पेन को कभी भी नेग्लिजेंस नहीं मिलना चाहिए. अगर पेशेंट को पेन है स्टार्टिंग में ही उनको जाना चाहिए और दिखा लेना चाहिए. तो फ्रेंड्स आप सबको समझ में आई होंगी, मैम ने इतने अच्छे से आपको फिजियोथेरेपी की अहमियत समझाई है, फिजियोथेरेपी की हमारे डेली रूटीन लाइफ में क्या वैल्यू होती है, वो सब मैम ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है. अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, आपको कुछ भी पूछना है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे अपना सवाल आप लिख सकते हैं. वो हम मैम तक भी डायरेक्ट पहुँचाएंगे और मैम से उनका जवाब लेके आप तक भी वापस पहुँचाएंगे. थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे अपना ओपीडी के पॉडकास्ट में आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, आपने इतनी अच्छी बातें हमें समझाई है, उसके लिए थैंक यू सो मच.